हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। पहली वीडियो में हमने एमसीक्यू और शॉर्ट नोट्स और डेफिनेशंस तो हमने पढ़ ही लिया है। चैप्टर 2 के जो क्वेश्चंस हैं वो पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, परिवार नियोजन कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं। परिवार नियोजन नियोजन मतलब कि अपने परिवार को एक योजना बनाते हैं ना, जैसे कि नियोजन करना कि अब पहले हम योजना बनाते हैं कि हाँ, ये एक छोटा सा परिवार रहेगा हमारा, उसका आकार छोटा होना चाहिए, कम बच्चे पैदा करने चाहिए। तो ये परिवार से रिलेटेड यही है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो। परिवार का जो आकार होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए और कम बच्चे पैदा करने चाहिए। क्वेश्चन 2 है, सबसे पहली जनगणना कब की गई थी। ये शॉर्ट नोट्स में मैंने पढ़ा दिया, एक बार वहाँ से ही पढ़ना, बहुत अच्छा लिखा है और ये क्वेश्चन में भी सही है। 3 पॉइंट अगर 3 नंबर का पूछा जाए तो 3 नंबर में ये लिख सकते हो बड़े आराम से। जैसे कि सबसे पहले जनगणना कब की गई थी, तो ब्रिटिश जो अंग्रेजी सरकार ने सर्वप्रथम 1867 से 72 के बीच में जनगणना करवाई थी और वो 1881 से नियमित रूप से जो जनगणना है वो चली आ रही है। 10 साल के बाद जो जनगणना 10 साल में एक बार जनगणना की जाती है और जो अंतिम जनगणना थी वो 2011 में हुई है। जैसे कि हमारा थर्ड क्वेश्चन है, जन्म दर कम करने वाले कारक क्या है। फर्स्ट है शिक्षा, सेकंड है निश्चित आयु में विवाह और थर्ड है हमारा स्वयं पर नियंत्रण करना। जन्म दर कम कब होगी, जब शिक्षा, निश्चित आयु में विवाह की जाएगी, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए और निश्चित आयु में विवाह किया जाना चाहिए, स्वयं पर नियंत्रण रखना चाहिए। ठीक है, जन्म दर कम करने वाले कारक ये है। क्वेश्चन 4 है, नगरीय क्षेत्रों में बढ़ोतरी के कारण बताइए। नगर में सुविधाएं ज़्यादा है, देश में कंपनियां, औद्योगिकरण, फैक्ट्रियां, ये है। शिक्षा भी ठीक है, स्वास्थ्य तथा रोजगार जैसे सुविधाएं आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो नगर में बस जाते हैं आके, किसके कारण, व्यवसाय रोजगार के लिए, क्योंकि यहाँ सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्वेश्चन 5 है, गांव और नगर में कुछ समानताएं बताएं। जैसे कि समान चुनाव प्रणाली, चाहे गांव में हो चाहे नगर में हो, कानून और तथा अर्थव्यवस्था भी दोनों समान है, पंचायत और नगर पालिका को समान अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन 6 है, ग्रामीण समुदाय की विशेषता क्या है। वहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है कृषि है, लेकिन नगर समुदाय की विशेषता क्या है कि यहाँ पे विभिन्न है, यहाँ पे अलग अलग तरह की फैक्ट्रियाँ हैं, अलग अलग तरह का व्यवसाय है। प्रकृति में घनिष्ठ संबंध है, वहाँ पे जो वहाँ के लोग हैं वो प्रकृति से घनिष्ठ संबंध रखते हैं। यहाँ के द्वितीय संबंध है, नगर में क्या है कि द्वितीय संबंध है। और वहाँ पे प्राथमिक गहरे संबंध है, यहाँ पे बनावली जीवन, मतलब कि द्वितीय संबंध है यहाँ पे नगरीय समुदाय में। और ग्रामीण में प्राथमिक गहरे संबंध है। ग्रामीण क्षेत्र में जो है संयुक्त परिवार एक साथ रहते हैं सारे मिलजुल कर, लेकिन नगरीय समुदाय में एकल परिवार यानी कि फैमिली और उनके बच्चे रहते हैं से। और उनका ग्रामीण समुदाय की जो विशेषता है, वहाँ पे सरल जीवन है और यहाँ पे इनका घनिष्ठ जीवन। लेकिन नगरीय समुदाय में बस एक फ़ायदा, यहाँ पे सभी चीज़ें जो है, सुविधाएं हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध है सभी, बस इसमें इतना अंतर है। क्वेश्चन 9 है, प्रवास क्या होता है तथा यह कितने प्रकार की होती है। वो क्वेश्चन से जो इम्पोर्टेंट है, मैंने वो क्वेश्चन लिए जो इम्पोर्टेंट है। प्रवास क्या है, अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, उसको प्रवास कहते हैं। जैसे कि इसने पूछा है पहले में ही, प्रवास क्या है। एक अगर ऐसा क्वेश्चन दे रहा है प्रवास क्या और ये कितनी प्रकार के होते हैं, पहले प्रवास के बारे में बताएंगे कि वो क्या होता है। जैसे इसमें लिखा है कि अपने मूल स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, उसे प्रवास कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं, 4 टाइप्स ऑफ प्रवास। स्थायी प्रवास, पहला है हमारा स्थायी प्रवास, जिससे व्यक्ति अपना गांव, शहर या देश छोड़कर दूसरे गांव या शहर या देश में रहने चला जाता है। स्थायी प्रवास वो होता है जो व्यक्ति है गांव, मतलब अगर गांव में रह रहा है या शहर में रह रहा है, किसी देश उसको छोड़कर दूसरे गांव या शहर में या देश में रहने चला जाता है, उसे स्थायी प्रवास कहते हैं। मौसमी प्रवास, जिसमें किसी खास मौसम में लोग एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, फिर मौसम के बदलने के बाद वे वापस आ जाते हैं। मौसमी प्रवास से ही होता है कि जो मौसम को देखकर लोग
जैसे कि कहीं बाढ़ भूकंप ये आ जाते तो मौसम के अकॉर्डिंग वह एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, फिर वह अगर सही होता है वहाँ का तो वो उसी जगह पर वापस आ जाते हैं। आकस्मिक प्रवास बीमारियों की किसी और के कारण से, मतलब कि आकस्मिक प्रवास वो होते हैं या किसी बीमारी या फिर किसी कारण से वह दो कहीं और प्रवास रहने लगते हैं। क्वेश्चन 4 है दैनिक प्रवास, जिससे लोग काम पर घर से निकलते हैं तथा शाम को वापस आ जाते हैं। दैनिक प्रवास से ये होता है कि जो लोग घर से निकलते हैं और शाम को वापस आ जाते हैं उसको दैनिक प्रवास कहते हैं। जनसंख्या घनत्व, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की जो संख्या है उसकी जनसंख्या घनत्व बताना है कि एक प्रति किलोमीटर पे कितनी जनसंख्या रह रही है वहाँ की लोगों की जो जनसंख्या है ये। तो इसमें 5 ये हैं, वैसे तो 4 हैं, 4 प्रकार के ये जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया है कि क्या होता है। ये 4 टाइप्स होते हैं, स्थायी प्रवास, मौसमी प्रवास और आकस्मिक प्रवास और दैनिक प्रवास। आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या होता है। अब बात करते हैं भारत के जनसांख्यिकी लाभांश से फ़ायदा कैसे होता है, कि जो भारत की जनसांख्यिकी है उससे क्या लाभ प्राप्त होता है। तो पहला पॉइंट है, भारत को जनसांख्यिकी लाभांश का फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि कार्यशील लोगों को वर्तमान पीढ़ी अपेक्षाकृत बड़ी है। जो लोग कार्य कर रहे हैं, जो कार्यशील है उसको वर्तमान की पीढ़ी में अपेक्षाकृत बड़ी है, उनकी जो वो है कमी थी जो पूरी हुई है। ऐसे बुजुर्ग जो अपने बुढ़ापे के कारण और ऐसे बच्चे जो इतने छोटे हैं जो काम नहीं कर पाते, वो 15 से 64 वर्ग के जिनसे समृद्धि होने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। मतलब कि कार्यशील वर्ग जो है वो कार्य कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो 14 साल से कम हैं और जो 64 से वर्ष के ऊपर हैं, वृद्ध बुजुर्ग हैं, वो समृद्ध होने की संभावना उन मतलब कि अगर कार्यशील लोगों की संख्या बढ़ेगी तो उन पे उनको वो उनकी सेवा कर पाएंगे और उनकी समृद्धि होगी। कार्यशील लोगों का अनुपात काम न करने वालों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। जो कार्य कर रहे हैं लोग, उनका अनुपात जो होता है काम न करने वालों की तुलना में अधिक बड़ा होता है। इससे कभी कभी जनसंख्या लाभांश अथवा आयु संरचना के परिवर्तन से प्राप्त होने वाला फायदा कहा जा सकता है। जो कार्यशील कर रहे हैं और जो कार्य नहीं कर रहे हैं उसकी तुलना में अधिक बड़ा होता है, क्योंकि कभी कभी जनसंख्या का जो लाभांश है या फिर आयु जो संरचना है उसके परिवर्तन से प्राप्त होने वाला जो फ़ायदा कहा जा सकता है। क्वेश्चन 12 है, ये इम्पोर्टेंट है, जनसांख्यिकी आंकड़ों के महत्व को बताइए। जनसांख्यिकी आंकड़े राज्य की नीतियों और योजनाओं को बढ़ाने और कार्यवत करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जनसांख्यिकी आंकड़े राज्यों की नीतियों और योजनाओं को बढ़ाने और कार्यान्वयन करने के लिए महत्वपूर्ण, विशेष रूप से आर्थिक विकास और सामान्य जन कल्याण नीतियों को बनाने में लाभदायक होते हैं। अगर हम विशेष रूप से आर्थिक विकास करेंगे, सामान्य जन कल्याण नीति बनाएंगे तो हमारा जो क्या होगा, लाभ होगा। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है हम इस पर ध्यान देते हैं। इतने जो थे क्वेश्चंस वो तो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अगर आएंगे जनसांख्यिकी संक्रमण का सिद्धांत, पहला पॉइंट है इसका तात्पर्य जनसंख्या की वृद्धि को आर्थिक विकास के सभी स्तरों से जोड़ कर देखना है। जो हमारी जनसंख्या की संक्रमण है, जो लोग ज़्यादा बीमार या फिर संक्रमण बीमारियों से फैला हुआ है, उसके ऊपर सिद्धांत है जो कि इम्पोर्टेंट है। प्रत्येक समाज से संबंधित जनसंख्या वृद्धि के एक निश्चित स्वरूप का अनुसरण करता है। जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने में विकास पक्ष एक विशिष्ट प्रतिमान का अपनाया गया है। अगर जनसंख्या नियंत्रित होगी तो जो विकास, देश का विकास होगा। पहली अवस्था क्या है कि समाज के अल्प विकसित और प्रौद्योगिकी रूप से पिछड़ा होने से जनसंख्या में वृद्धि कम हुई है, क्योंकि यहाँ पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही जन्म दर और मृत्यु दर माइनस में है, यानी कि कम है। इसे अल्प विकसित देश कहा जाता है। इस देश जैसे कि घाना और हैती, ये 2 देश है, घाना और हैती। दूसरी अवस्था में क्या है कि ये विकासशील देश है। इस अवस्था में वृद्धि दर जो कम हो रही है, वृद्धि जो हमारी जनसंख्या की वृद्धि कम हो रही है, मृत्यु दर और जन्म दर जो हो रहा है वो अधिक हो रहा है, ठीक है। जन्म दर और मृत्यु दर अधिक हो रहा है। और विकासशील देश जो कौन कौन से हैं, भारत और बांग्लादेश हैं 2, ये विकासशील देश है, ये विकास कर रहे हैं, धीरे धीरे विकसित होंगे,
तीसरी अवस्था क्या है कि समाज का विकसित होना। समाज का विकसित होना, समाज में ऊंची जन्म दर व ऊंची मृत्यु दर दोनों के बीच अंतर का कम होना। जो ऊंची जन्म दर है और ऊंची मृत्यु दर है उनका कम होना। जनसंख्या वृद्धि दर निम्न होना, जनसंख्या वृद्धि दर का निम्न होना, इसलिए इसे विकसित देश कहा जाएगा। तो ये तो था इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैंने बता दिया। पहली अवस्था, दूसरी अवस्था, तीसरी अवस्था। पहली अल्प विकसित, दूसरी विकासशील और तीसरी विकसित। ठीक है, अभी वाला क्वेश्चन करते हैं। माल्थस की जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत। अंग्रेज राजनीतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस, जो माल्थस का पूरा नाम है थॉमस रॉबर्ट माल्थस, इन्होंने एस1 पॉपुलेशन में से स्पष्ट किया था 1788 में, और एक निराशावादी सिद्धांत भी कहा जाएगा इसको। और इन्होंने मनुष्य मतलब जनसंख्या के ऊपर में बताया था कि मनुष्य की जनसंख्या उस दर की तुलना में अधिक तेज़ी से बढ़ती है जब खाने की जो सामग्री है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। खाने की जो खाद्य सामग्री है वो कम हो रही है, और जो मनुष्य का भरण पोषण ठीक से नहीं हो पा रहा है। और मनुष्य हमेशा गरीबी में जीने के लिए दंडित किया गया है, क्योंकि जो कृषि उत्पादन की वृद्धि हमेशा जनसंख्या वृद्धि की दर से पीछे रह गई है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है और खाने की सामग्री कम होती जा रही है। इन्होंने 2 सिद्धांत बताए थे अपने, एक है जनसंख्या सिद्धांत और एक खाद्य सामग्री। एक है जनसंख्या और खाद्य सामग्री, जनसंख्या ज्यामितीय वृद्धि दर और खाद्य में आंकड़ीय वृद्धि दर। तो जनसंख्या का ज्यामितीय वृद्धि दर में क्या बताया था इन्होंने कि माल्थस का मानना है कि जनसंख्या हमेशा ज्यामितीय दर से बढ़ती है और खाद्य सामग्री जो है वो अंकगणितीय से। मानव की प्रकृति, मानव की प्रवृत्ति संतान उत्पत्ति होती है। अगर जनसंख्या वृद्धि दर पर अंकुश नहीं लगाया गया तो 25 वर्ष में जनसंख्या जो हो जाएगी दुगनी हो जाएगी। अगर हम जनसंख्या पर अंकुश लगाएंगे तो जो जनसंख्या वो दुगनी हो जाएगी और खाद्य सामग्री कम हो जाएगी, जाके लोगों का जीवन जी नहीं पाएंगे, बीमार, ये सब। खाद्यान्न में अंकगणितीय वृद्धि दर क्या है कि मानव जीवन अस्तित्व के लिए भोजन आवश्यक है, सही बात है। अगर जब मानव का अस्तित्व ही नहीं बचेगा, उसका जीवन नहीं बचेगा तो कुछ नहीं है, क्योंकि भोजन ही सब कुछ है। जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में खाद्यान्न पदार्थ में वृद्धि नहीं हो रही है, अर्थात मानव के जो भरण पोषण है उसमें समस्या आ रही है। जैसे कि अंकगणितीय में क्या होता है, इसमें हमारी 2 4 6 8 16 32 64 के अनुसार बढ़ रही है जनसंख्या, और खाद्य सामग्री 2 4 6 8 जनसंख्या इतनी बढ़ रही है और खाद्य सामग्री इतनी कम है। ठीक है, ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन। जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण। जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाएगा? 2 प्रकार से नियंत्रण किया जाएगा, प्राकृतिक निरोध रोकथाम और एक है हमारा कृत्रिम निरोध रोकथाम। ये हमने वैसे पढ़ रखा है पर मैंने इसमें ये बता दिया है ताकि आपको ये जो क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम में याद रहे। प्राकृतिक निरोध रोकथाम, प्रकृति के द्वारा स्वयं लाया जाना। प्रकृति के द्वारा जो स्वयं लाया जा रहा है उस पर रोकथाम कैसे लगाया जाए? बड़े पैमाने पर लोगों का आहत होना, बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान या ये होना। प्रकृति द्वारा स्वयं बढ़ती जनसंख्या, जो बढ़ती जनसंख्या उस पर रोक लगाना, जैसे कि अपने अकाल, भूकंप, बाढ़, महामारी, सुनामी, इस पे जब तक ये नियंत्रण नहीं होंगे तो जो जनसंख्या वो भी नियंत्रण नहीं हो पाएगी। दूसरा कृत्रिम निरोध क्या है हमारा? कृत्रिम निरोध में ये बताया गया कि मानव, इसमें तो प्रकृति के द्वारा स्वयं रोक लगानी है, उसमें स्वयं मतलब कि मानव के द्वारा जनसंख्या पर नियंत्रित करना है, जैसे कि देर से विवाह करना, ब्रह्मचार्य, गर्भ निरोध। ठीक है, ये हमारा कृत्रिम निरोध। तो प्राकृतिक निरोध और कृत्रिम निरोध समझ में आया होगा। ये 2 थे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज हमने करे हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।